मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो सेशन में हम आपको पोजीशन ऑफ एडवर्ब या प्लेस ऑफ एडवर्ब पढ़ाने जा रहे हैं। यह किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। इससे हमेशा प्रश्न आते रहते हैं। वर्ड का प्रॉपर पोजीशन नहीं होने के चलते जो एरर आते हैं उसमें इसका एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो आज हम ट्रिकी टाइप आपको पढ़ाएंगे और इस पूरे वीडियो को अगर आप देख लें तो पोजीशन ऑफ एडवर्ब से आने वाले प्रश्न आपके बिल्कुल करेक्ट होने लगेंगे। तो सबसे पहला पोजीशन ऑफ एडवर्ब में एडवर्ब को काइंड के आधार पर बांट करके और बताना होता है। तो इसके अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट रूल नंबर 1 है कि अगर हमें वाक्य में एडवर्ब ऑफ टाइम या एडवर्ब ऑफ प्लेस को रखना है तो हम इसे वाक्य में कहां रखें। तो सामान्यतः जनरली एट द लास्ट, सामान्यतः एडवर्ब ऑफ प्लेस को और एडवर्ब ऑफ टाइम को हम कहां रखें तो सामान्यतः इसे हम एट द लास्ट, सामान्यतः इसलिए क्योंकि कुछ विशेष होते हैं जिनका प्रयोग विशेष जगह पर होता है, लेकिन सामान्यतः एडवर्ब ऑफ टाइम या एडवर्ब ऑफ प्लेस का प्रयोग हम वाक्य के लास्ट में करते हैं। जैसे अगर हम बोलचाल में कहते हैं नाउ आई एम बिजी, तो कोई दिक्कत नहीं है, यह वाक्य गलत नहीं है, लेकिन इससे बेहतर होगा, यह गलत नहीं है, चलेगा काम, लेकिन इससे बहुत ही अच्छा होगा कहना कि आई एम बिजी नाउ, आई एम बिजी नाउ। यह वाक्य सही होगा क्योंकि यहाँ पर वाक्य हमने लिख लिया, सेंटेंस हमने लिख लिया और उसके अंतिम पार्ट में हमने नाउ का प्रयोग किया। अगर इसी तरह से हम लिखना चाहते हैं तो भी हमारे पास एक विकल्प होता है कि हम नाउ या यस्टरडे शब्द का जब प्रयोग करें शुरू में तो उसके बाद कॉमा लगा लें और तब लिखें आई एम बिजी। हालांकि इस तरह का एरर अवॉइड किया जाता है, अभी जो मैं बता रहा हूं ऐसा अगर परीक्षाओं में आता है तो अवॉइड करना होता है, एरर नहीं काटना होता है। दूसरी गलती हमें देखनी होती है और प्रायः दूसरी गलती हमें मिल ही जाती है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम नाउ है और इसकी तरह के अन्य जो भी एडवर्ब ऑफ टाइम है उन्हें वाक्य के लास्ट में रखना होता है। जैसे आई वेंट देयर लास्ट वीक, आई वेंट देयर लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। तो बोलचाल की भाषा में हम लोग लास्ट वीक से भी बोलना शुरू कर देते हैं। स्पोकन इंग्लिश इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। यहाँ हम बात कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की कर रहे हैं तो यहाँ हमें वाक्य के लास्ट में ही रखना चाहिए एडवर्ब ऑफ टाइम को। अब एग्जांपल एडवर्ब ऑफ प्लेस का, जैसे ही विल गो देयर, ही विल गो देयर, तो आप देखेंगे देयर हमने कहाँ रखा तो सेंटेंस के अंतिम पार्ट में हमने देयर को रखा। ही कम्स हियर, ही कम्स हियर। तो सामान्यतः यहाँ इसलिए कहा गया है कि एडवर्ब के ही अंतर्गत इसके बाद वाले वीडियो में हम इन्वर्सन चैप्टर पढ़ाएंगे और उस इन्वर्सन में हम बताएंगे कि वाक्य हियर और देयर से भी शुरू हो सकते हैं, टाइम इंडिकेटिंग वर्ड से भी वाक्य शुरू हो सकते हैं, इसलिए यहाँ जनरली कहना पड़ा है। तो आपने सीखा कि एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस का प्रयोग हम सामान्यतः वाक्य के लास्ट में करते हैं। अब एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग कहाँ करें। वाक्य में एडवर्ब ऑफ मैनर के प्रयोग में हमें क्या सावधानी बरतनी है तो रूल नंबर 2 होगा कि एडवर्ब ऑफ मैनर को कहां रखें। तो एडवर्ब ऑफ मैनर के लिए हम ट्रिक आपको बता रहे हैं कि वाक्य में अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो तो उस ऑब्जेक्ट के बाद आप एडवर्ब ऑफ मैनर को रखेंगे। ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर। कई बार ऐसा होता है कि वाक्य में ऑब्जेक्ट रहता ही नहीं है, तो जब वाक्य में ऑब्जेक्ट न दिया गया हो तो प्रिंसिपल वर्ब जो उस वाक्य का होगा उसी प्रिंसिपल वर्ब के बाद हम एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग करेंगे। एक बार फिर से देख लें एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग कहाँ करें। तो एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग वाक्य में दिए गए ऑब्जेक्ट के बाद करेंगे और यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट न दिया गया हो तो इसे हम प्रिंसिपल वर्ब के बाद में रखते हैं। जैसे
फ्लुएंटली, शी स्पीक्स फ्रेंच। यह एक गलत वाक्य है। इस तरह के एरर पहले एग्जाम्स में आ चुके हैं। इसी में एंड बट बिकॉज लगा करके बड़ा इसको कर दिया जाता है। तो फ्लुएंटली एडवर्ब ऑफ मैनर है और ये मैनर होते हुए वाक्य के प्रारंभ में आ गया। सी सब्जेक्ट है, स्पीक्स वर्ब है, फ्रेंच इसका ऑब्जेक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू रूल एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग होना कहाँ चाहिए था? तो ऑब्जेक्ट के बाद। इसलिए यह वाक्य हमारा गलत होता है और हमें लिखना होगा सी स्पीक्स फ्रेंच फ्लुएंटली। He carefully does his homework. He carefully does his homework. ऐसा वाक्य हमें एरर को बनाते समय मिलता है। कभी कभी हमें अवॉइड करना पड़ता है। इस तरह के वाक्यों को मैं चर्चा कर देना जरूरी समझता हूँ। कभी कभी ऐसा मिलने पर हमें अवॉइड करना पड़ता है क्योंकि वहां हमें एक दूसरी गलती दिखाई पड़ रही होती है जो आसानी से दिख जाने वाली होती है, तो इसे हम इग्नोर कर जाते हैं। लेकिन अगर हम स्पेशली एडवर्ब पढ़ रहे हैं तो हमें इग्नोर नहीं करना है। यह केयरफुली गलत जगह पर लगा हुआ है, तो यहाँ हमें एरर काटना होगा और इसे सुधारने के लिए यह इस वाक्य का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर लाना होगा इसको। यानी हम लिखेंगे ही does his homework carefully। तो आपने देखा कि यहाँ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और हमने ऑब्जेक्ट के बाद केयरफुली को रखा। अब इन दोनों वाक्यों में हमने ऑब्जेक्ट दिया। कुछ ऐसे भी वाक्य होंगे जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, तो उनमें हम कहाँ रखें मैनर को? तो ही राइट्स, या हम इसमें भी एरर दे देते हैं he slowly writes। he slowly writes, तो यह सेंटेंस गलत है। हमें लिखना होगा he writes slowly। he writes slowly। writes यहाँ प्रिंसिपल वर्ब है और यदि वाक्य में प्रिंसिपल वर्ब ही हो, ऑब्जेक्ट न हो, तो एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग हम प्रिंसिपल वर्ब के बाद करते हैं, जैसा कि यहाँ हमने किया। यह वाक्य शुद्ध है। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग वाक्य में करना हो तो ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो ऑब्जेक्ट के बाद करें, और यदि ऑब्जेक्ट न दिया गया हो तो प्रिंसिपल वर्ब के बाद करें। अब एक तीसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात इसके अंतर्गत कि कई बार ऐसा होता है कि हमें एक ही वाक्य में मैनर, प्लेस और टाइम को लिखना पड़ता है। तीनों एडवर्ब हमें एक ही वाक्य में लिखना होता है। तो उस स्थिति में हम क्या करें, कहाँ किसको रखें? इसके लिए भी प्रॉपर ट्रिक होता है। सबसे पहले हम मैनर को लिखते हैं, तब हम प्लेस को लिखते हैं, तब हम टाइम को लिखते हैं। यानी यह जो ट्रिक है यह MPT कहलाता है। MPT का ट्रिक होता है। यानी अगर तीनों को एक ही वाक्य में रखना पड़े तो सबसे पहले हम मैनर को रखते हैं, तब हम प्लेस को रखते हैं और अंत में हम रखते हैं टाइम को। इन्हीं को वाक्यों में रिमेनिंग वर्ड्स या अदर वर्ड्स कहा जाता है। प्राय विद्यार्थी पूछते हैं रिमेनिंग वर्ड्स क्या है सर, अदर वर्ड्स क्या है? तो यही अदर वर्ड्स हैं, यही रिमेनिंग वर्ड्स हैं, मैनर, प्लेस और टाइम। इन्हीं को रिमेनिंग वर्ड्स कहिए या आप अदर वर्ड्स कहिए। इससे भी एरर हमेशा आते रहता है। जैसे यस्टरडे आई वेंट देयर। अब इस वाक्य के अंतर्गत हमें दो एडवर्ब दिखाई पड़ रहा है, एक यस्टरडे और दूसरा देयर, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो गलत बैठा हुआ है। टाइम पहले आ गया है और प्लेस चला गया है बाद में, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें सजाना होगा इसको। तो हम लिखेंगे आई वेंट देयर यस्टरडे। आई वेंट देयर यस्टरडे। इस वाक्य में मैनर नहीं है, तो मैनर नहीं है तो प्लेस और टाइम को एक साथ रख लें। तो हमने पहले देयर को रखा और तब हमने किसको रखा, यस्टरडे को। द पुलिस mercilessly beat him yesterday at the
पुलिस स्टेशन, द पुलिस मर्सीलेसली मैनर हो गया, बीट हिम यस्टरडे टाइम हो गया, और एट द पुलिस स्टेशन प्लेस हो गया। तो ये MPT तो है, लेकिन फॉर्मेशन गलत है, स्ट्रक्चर गलत है। तो ऐसा एरर भी आपको देखने को मिलेगा मैनर, प्लेस, टाइम में। लेकिन नहीं, यहाँ भी यह पता ही है, M है, T है, P है, नहीं, ये पूर्णतः गलत है। अगर वैसे भी देते तो गलत होता, क्योंकि यह मर्सीलेसली जो है मैनर है, और अगर ये मैनर है तो इसे आना चाहिए था ऑब्जेक्ट के बाद। तो पोजीशन में इस तरह का एरर भी आता है। अब इसे हमें सजाना होगा। तो द पुलिस बीट हिम सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखें, ऑब्जेक्ट लिखें, तब मैनर लिखें। तो मर्सीलेसली द पुलिस बीट हिम मर्सीलेसली, यानी हमने मैनर लिख लिया। अब हमको प्लेस लाके लिखना है। तो प्लेस है एट द पुलिस स्टेशन, एट द पुलिस स्टेशन हमने प्लेस लिख दिया। अब हमें लिखना है टाइम, तो हम लिखेंगे यस्टरडे। यानी इस तरह से हमें सजाना होगा कि पहले मैनर आ जाए, तब प्लेस आ जाए, और अंत में टाइम आ जाए। और अगर ऐसा नहीं है तो जहां क्रम में कुछ उलट पलट है वहीं पर एरर दिया जाता है। अब इस ट्रिक के अंतर्गत एक नोट में वर्ब कुछ याद करने पड़ते हैं आपको। कुछ वर्ब होते हैं जिनसे मूवमेंट का बोध होता है। तो वे वर्ब जो मूवमेंट को व्यक्त करते हैं, उनको जब हम वाक्य में सजा रहे होते हैं तो मूवमेंट वाले में थोड़ा सा नियम बदलता है। जैसे यहाँ देखिए, पहले मैनर लगाना है, तब प्लेस लगाना है, और बाद में टाइम लगाना है। लेकिन मूवमेंट वाले वाक्यों में बदल जाता है। तो पहले उन मूवमेंट के वर्ब को जान लें कि क्या क्या इसमें आता है। तो वे सभी जो गति को दर्शाएं, जैसे कम, गो, वॉक, रीच, अराइव, कम, गो, वॉक, रीच, अराइव, etc। अब अगर ये वर्ब मूवमेंट वाले आ रहे हैं वाक्य में, और यही नहीं, इनके अलावा और भी कोई वर्ब आ रहे हैं जिनसे मूवमेंट का बोध हो रहा है, तो वहां हमारा पैटर्न बदल जाता है। जैसे हम अगर लिखते हैं ही रीच्ड हिज होम क्विकली, तो यह सही हो जाता है। यहाँ हिज होम हमें पहले लिखना पड़ता है, इसमें प्लेस पहले आ जाता है, और तब मैनर कहा जाता है बाद में। तो यह ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर वर्ब के अंतर्गत मूवमेंट वाले शब्द आ रहे हैं तो पहले प्लेस आ जाएगा और तब मैनर का प्रयोग होगा। तो इन्हें याद कर लेंगे, कम, गो, वॉक, रीच, अराइव, etc। अगर ये वर्ब आ रहे हैं तो पहले आपको प्लेस देना है, कहाँ जा रहा है वो जगह, और तब देना होता है किसको, मैनर को। तो इस तरह से आपने पोजीशन ऑफ एडवर्ब में एडवर्ब ऑफ मैनर को भी सीख लिया। अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को वाक्य में हम कहाँ रखें? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत स्ट्रक्चर पर आधारित शब्दों को ध्यान में रख करके यूज करना होता है। अगर हमारा वर्ब वाक्य जो है सब्जेक्ट प्लस प्रिंसिपल वर्ब लिए हुए है, सब्जेक्ट प्लस प्रिंसिपल वर्ब लिए हुए है, तो फ्रीक्वेंसी वाले शब्दों को हमें यहां रखना होता है। सब्जेक्ट प्लस फ्रीक्वेंसी प्लस प्रिंसिपल वर्ब, सब्जेक्ट और प्रिंसिपल वर्ब के बीच में हमें फ्रीक्वेंसी को रखना पड़ता है। अगर यह स्ट्रक्चर है तो, जैसे आई नेवर गो देयर, बाद में अदर वर्ड आ सकते हैं। आई नेवर गो देयर, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, गो प्रिंसिपल वर्ब हो गया, और नेवर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, कहां आया? तो सब्जेक्ट और प्रिंसिपल वर्ब के बीच में। फिर यहाँ इन्वर्सन की बात आती है। इन्वर्सन के अंतर्गत नेवर को हम पहले ला सकते हैं, वो अलग वीडियो बना के हमको बताना पड़ेगा, और इसके बाद वाले में हम वही बताएंगे। दूसरा फ्रीक्वेंसी का बी में हम आपको बताएंगे कि अगर सब्जेक्ट दिया हो और एक्सुलियरी वर्ब दिया हो तो उस एक्सुलियरी वर्ब के बाद आपको फ्रीक्वेंसी को रखना होगा,
और तब रखना होगा प्रिंसिपल वर्ब को, और अगर कोई रिमेनिंग वर्ड या अदर वर्ड्स दिया है तो उसे लास्ट में हम रख लेंगे। अब यहाँ देखिए कि एक्सुलियरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब के बीच में हमें फ्रीक्वेंसी को रखना पड़ रहा है। जैसे आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड हिम, हैव और हेल्प्ड एक्सुलियरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब के बीच में हमने ऑलवेज का प्रयोग किया। दूसरा एग्जाम्पल, शी विल नेवर डू इट, डू प्रिंसिपल वर्ब है, विल एक्सुलियरी वर्ब है, नेवर का प्रयोग बीच में हुआ। तो अगर यह स्ट्रक्चर वाक्य में दिया हुआ है तो हमें दोनों वर्ब के बीच में रखना पड़ता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को। अब इसके अंतर्गत एक सी में भी ट्रिक आपको जानना है। सी में हम ट्रिक बताएंगे कि अगर फ्रीक्वेंसी को यूज करना पड़ रहा है किसके किसके साथ, यूज्ड टू के साथ, हैव टू के साथ, हैड टू के साथ या हैज टू के साथ, तो हम फ्रीक्वेंसी को पहले रखते हैं। यूज्ड टू, हैव टू, हैड टू या हैज टू के साथ अगर हमें फ्रीक्वेंसी का प्रयोग करना है तो हम फ्रीक्वेंसी को पहले रख लेते हैं। जैसे he never used to tell a lie, he never used to, used to के पहले हमने रखा never, he never used to tell a lie। यह एक और एग्जांपल ले लें, she always has to do such work। इसमें प्रायः विद्यार्थी संकोच में आ जाते हैं कि अब हैज टू के साथ हम ऑलवेज का प्रयोग कहाँ करें। बहुत सारे लोगों को यह रूल नहीं मालूम है, अंदाज पर लोग भर लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं शुरू में लगा लो, कुछ लोग कहते हैं लास्ट में लगा लो, कुछ लोग कहते हैं कहीं लगाओ काम चलेगा, नहीं चलेगा। इसका परफेक्ट रूल है, देखिए रूल के अनुसार बिल्कुल चल रहा है। तो आपने सीखा कि यूज टू, हैव टू, हैड टू या हैज टू अगर दिया हुआ है तो उसके पहले हमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को रखना होता है। अब इसके अंतर्गत आता है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। तो अगला ट्रिक होगा एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी का, और एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी को कहाँ रखें, तो ये मात्रा सूचक होते हैं और एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी का प्रयोग हमेशा उस वर्ड के पहले किया जाता है जिसकी मात्रा बतानी होती है। अगर हमें किसी चीज की मात्रा को बतानी है और उसके लिए हमें एडवर्ब का प्रयोग करना है तो जिस शब्द की, जिस चीज की मात्रा बतानी है उसके ठीक पहले हम क्वांटिटी का प्रयोग करते हैं। जैसे ही वॉज वेरी टायर्ड, वह बहुत थका हुआ था। ही वॉज वेरी टायर्ड, थका हुआ था, कितना थका था, तो बहुत। तो वेरी का प्रयोग हमने कहाँ किया, टायर्ड के पहले। शी इज टू केयरलेस, शी इज टू केयरलेस, वह बहुत अधिक लापरवाह है, आवश्यकता से अधिक लापरवाह है। कितनी लापरवाह है, तो बहुत अधिक या आवश्यकता से अधिक। तो यहाँ केयरलेस एडजेक्टिव के पहले टू का प्रयोग किया गया। इसके अंतर्गत एनफ आता है जिसमें थोड़ा बदलाव होता है और उसको मैंने पहले के वीडियो में बता दिया है कि एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद एनफ का प्रयोग करें और नाउन के पहले एनफ का प्रयोग करें। वो मैंने पिछले किसी वीडियो में बता दिया है, एक्सप्लेन डिटेल में मैंने कर दिया है। तो इस तरह से हम लोग ये जो पोजीशन ऑफ एडवर्ब होता है इसे यहाँ समाप्त कर लिए। अब इसके बाद वाले वीडियो में हम इन्वर्सन पढ़ाएंगे और वहां पर एडवर्ब चैप्टर समाप्त हो जाएगा और तब डिटेल्ड में हम इस पर एरर का सेट आप लोगों को बनवा देंगे। तो आप इन्हें पढ़ें और अगर आप इन्हें याद कर लेते हैं तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ टाइम को कहाँ वाक्य में रखें, इसमें आपको तुक्का नहीं लगाना होगा। आप बिल्कुल परफेक्ट वे में भरते चले जाएंगे, लिखते चले जाएंगे और एकदम आपका शुद्ध होगा। तो इसी के साथ इस सेशन को हम समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।